हेलो बच्चों, AWR में आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग जहां कहीं होंगे स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। एक बार आप बताएंगे कैसे हैं। आज आप लोगों के सामने मैं हिस्ट्री लेकर आया हूं और आज बिल्कुल ही एकदम जबरदस्त क्लास होने वाली है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ेंगे। जैसा कि ऑफलाइन क्लास है, फिर भी आदत हो गई है लाइव में कहने का कि जल्दी जल्दी से जुड़ेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। यदि बात हिस्ट्री की जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो आप सभी बोलेंगे आज हिस्ट्री पे हम बात करेंगे, इतिहास पे बात करेंगे। क्या है इतिहास? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो इतिहास है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक इति है, ठीक है, और एक क्या है, हास है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं इति मतलब जो चीजें बीत चुकी है, ठीक है। इतिहास का मतलब होता है खत्म हो चुकी है, हास मतलब वस्तुएं, घटनाएं। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं जिनका इति हो गया। इति का मतलब होता है, इतिश्री होता है मतलब जिसकी समाप्ति हो जाती है, वो क्या हो गया, इसका इति हो चुका है। हास मतलब घटनाएं, यानी जो घटनाएं हमारे बीते हुए समय में घट चुकी है, ठीक है, यानी पृथ्वी पर जो घटनाएं पास्ट में घट चुके हैं उन सभी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। तो आज हम क्या करेंगे, इसे हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल शानदार तरीके से इस क्लास को लेंगे। आज का हमारा टॉपिक इतिहास होगा, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कैसे कैसे हिस्ट्री को पढ़ा जाता है और क्या है हिस्ट्री, हिस्ट्री के जनक कौन है, हिस्ट्री को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। इन सभी बातों को हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज पहला क्लास है हमारा। ठीक है, धीरे धीरे आपको क्लासेस मिलेंगे, लेकिन आप लोग को बता दें कि जो क्लासेस है हिस्ट्री की क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, लाइव क्लास नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए तो इसको शुरू करते हैं। अगर बात इतिहास की हम करें तो सबसे पहला बात आ जाता है कि इतिहास के जनक कौन है। ठीक है, यदि बात हम इतिहास की करें तो सबसे पहली बात आती है कि सर इतिहास के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है। तो इतिहास के जो जनक हुए, ठीक है, इतिहास के जो जनक हुए या इतिहास के क्षेत्र में या इतिहास में सबसे बड़ा योगदान जिसका है वो कौन है, उनका नाम आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों हेरोडोटस। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस व्यक्ति हुए जो निवासी कहाँ के थे, तो आप सभी का जवाब आएगा कि ये यूनान के निवासी थे। हेरोडोटस क्या थे, यूनान के निवासी थे। इन्होंने इतिहास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान दिया। शुरुआती प्रयास, प्रारंभिक प्रयास जो करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, वो कौन थे प्यारे बच्चे, आप सभी का जवाब आएगा सर इतिहास के जो जनक थे वो हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है, हेरोडोटस। आप सभी जानते होंगे ये जो जनक मानने की जो एक आप कह सकते हैं प्रथा है या किनको जनक माना जाता है, तो जनक का मतलब ऐसा नहीं होता है जैसे आपके जनक आपके माता पिता हैं तो आप सोच रहे होंगे कि जनक का मतलब जिसने पैदा किया, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जनक का मतलब होता है जिनका योगदान किसी विशेष क्षेत्र में ज्यादा होता है, उन्हीं को क्या मान लिया जाता है, उन्हीं को जनक मान लिया जाता है। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि हेरोडोटस का योगदान इतिहास के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त रहा। काफी इन्होंने मेहनत की जिसके कारण इनको कहा जाता है इतिहास का जनक। ठीक है, यदि हम जन्म की बात करें, यदि हम इनके जन्म की बात करें, किनके जन्म की बात करें, यदि हम हेरोडोटस के जन्म की बात करें और इनके मृत्यु की बात करें, ठीक है, ये कॉमन सी जानकारी है, ये किसी परीक्षा में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन आप सामान्य जानकारी के लिए आप याद रख लीजिए कि इनका जो जन्म हुआ वो 484 BC में हुआ। ठीक है बच्चे, कब हुआ इनका जन्म, 484 BC, बैक क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी जब से ईस्वी प्रारंभ हुई, जब से ईस्वी प्रारंभ हुई यहां से 484 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। ठीक है, किनका जन्म हुआ, हेरोडोटस का जन्म कब हुआ, आप सभी बच्चों का जवाब आएगा हेरोडोटस का जन्म बिफोर क्राइस्ट 484, 484 BC पहले इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हो गई, इनकी मृत्यु हो गई 425, ठीक है, 425 BC में। कॉमन सेंस है, इनकी मृत्यु कब हो गई, 425 BC में। जन्म कब हुआ, आप सभी बच्चों का जवाब आएगा जन्म हुआ 484, मृत्यु कब हो गया 425। तो एक बार आप लोग कैलकुलेट करके बताएंगे कि लगभग ये कितने उम्र मतलब कितने साल तक जिए। ठीक है, ये आप एज अ होमवर्क इसको समझ सकते हैं, आप लोग कैलकुलेट करके बताएंगे। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सर यहां से आप बता रहे हैं कि जन्म 484 BC में हुआ और वो मर गए 425 BC में ही। आपको लग रहा होगा
सर ये 484 यानी बाद में पैदा हुआ और पहले मर गया, तो ये नहीं होता है। बीसी में क्या होता है, बीसी में उल्टा चलता है। बीसी में जैसे मैंने आपको बताया कि ये बीसी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले, सॉरी, तो जन्म से पहले, जैसे कभी ना कभी तो ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा, तो मान लीजिए उनका जन्म आज हुआ, ठीक है, तो आज से जब हम पहले जाएंगे यहां, ठीक है, तो जितना इधर हम बढ़ते चले जाएंगे उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये 484 में पैदा हुए कौन, हेरोडोटस। अब जब इधर बढ़ेंगे तो घटेगा, क्योंकि हम यहां से मेजर कर रहे हैं, तो यहां पहुंचने के बाद कितना हो गया, 425, ठीक है। अगर 425 साल वो और जी गए होते तो वो कहां पहुंच जाते, ईसा मसीह के समकालीन हो जाते। हमें उम्मीद है आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बात हो गया किसका, इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी कि इतिहास के जनक कौन है। आप सभी का जवाब आएगा, इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ, 484 बीसी में, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हो गई, इनकी मृत्यु 425 बीसी में। अब एक बात आती है कि इनकी एक बुक काफी प्रचलित है जिसे हिस्टोरिका कहा जाता है। इनकी एक बुक काफी प्रचलित है जिसे क्या कहा जाता है, हिस्टोरिका कहा जाता है। हिस्ट्री के बारे में जो कुछ इनका योगदान है वो इस बुक में देखने को मिलता है। ये इनकी क्या है, बुक है। हिस्टोरिका नामक बुक में इन्होंने हिस्ट्री से संबंधित यानी इतिहास के बारे में जानकारी दी है, तो इनकी बुक बहुत फेमस हो जाती है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिस्टोरिका बुक के लेखक कौन है, या हिस्टोरिका किसने लिखा, या हेरोडोटस की कौन सी बुक बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो आप सभी बच्चों का जवाब आएगा हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसने लिखा, हेरोडोटस ने लिखा, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इतिहास को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। इतिहास को देखिए, इतिहास बहुत लंबा रहा क्योंकि मैंने आपको बता दिया बहुत पहले से ही जो घटनाएं घट चुकी हैं उन्हीं को हमको पढ़ना है। तो इतिहास का सफर बहुत लंबा है, तो सबको एक साथ हम पढ़ नहीं सकते। तो इतिहास को बड़े बड़े इतिहासकारों ने क्या किया है, अलग अलग प्रकार से बांटा है। फिलहाल हम यहाँ पर जो डिवीजन या जो क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा प्रचलित है उसी की बात करेंगे। तो हम इतिहास को बांटते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं भैया इतिहास को बांटेंगे हम। तो इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतिहास को हम कितनी भागों में बांट सकते हैं, आप सभी का जवाब आएगा इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है ना, प्रागैतिहासिक काल, ये समय है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो पहला आपका हो गया प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल। अब हम चलते हैं नंबर 2 में, तो आप नंबर 2 हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल, अलग अलग लिख देते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। क्या हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या हो जाएगा, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, आप लोग समझ लेंगे, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब लास्ट आपका बचता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आप सभी का जवाब आएगा ऐतिहासिक काल, ठीक है। ऐतिहासिक ये आपका प्री हो गया, ये प्रोटो हो गया, तो ये केवल क्या हो जाएगा, हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है ना, हिस्टोरिक पीरियड। क्या हो जाएगा, ये हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। क्या हो जाएगा, हिस्टोरिक पीरियड। यानी हम जनरल क्लासिफिकेशन यदि हिस्ट्री की करें, ठीक है ना, यदि हिस्ट्री की हम जनरल क्लासिफिकेशन करें तो इसको 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहला आपके सामने लिखा हुआ है, पहला क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा क्या हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। चलिए
हमें उम्मीद है आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि किसको किस में रखा जाए, किस काल को हम प्रागैतिहासिक काल में रखेंगे, यानी कौन सी घटनाओं को हम यहां पर रखने वाले हैं और कौन कौन सी घटनाओं को हम यहां पर रखने वाले हैं और कौन कौन सी घटनाओं को हम यहां पर रखने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए इतिहास जो पढ़ा जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो काम पहले हो चुका होता है यदि उसके बारे में हमें स्टडी करना होता है तो उसके लिए हमें एविडेंस की जरूरत पड़ती है, साक्ष्य सबूत की जरूरत पड़ती है। तो हम उसी की बात करेंगे कि क्या प्रागैतिहासिक काल जो रहा, यानी सबसे पुराना समय जो इतिहास का रहा, जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, क्या यहां कोई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आपका जवाब आएगा कि हां, यहां साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, क्या साक्ष्य मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं यानी सबूत मिले हैं, कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे यह समझ में आता है कि नहीं, इस समय भी पृथ्वी पर जीवन था, इस समय भी यहां पर जीवों का वास था। ठीक है, तो यहां से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में साक्ष्य मिले हैं। अब बात यह है कि क्या ये साक्ष्य लिखित मिले हैं? साक्ष्य क्या लिखित साक्ष्य हैं? तो आपका जवाब आएगा जी नहीं, यहां लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, कहीं लिखा नहीं गया है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा गया है। हाँ, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं नंबर 2, कहां? आद्य ऐतिहासिक काल। तो यहां साक्ष्य मिले हैं, तो आपका जवाब आएगा हां, यहां इस काल से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। अब बात यह है क्या लिखित साक्ष्य मिले हैं? तो आप सभी बच्चों का जवाब आएगा कि जी सर, यहां से तो लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब देखिए जो लिखा गया होगा उसे पढ़ा भी गया होगा, तो क्या यहाँ के जो लिखित साक्ष्य हैं वो पठनीय है, रीडेबल है, उन्हें पढ़ा जा सकता है? तो जवाब है नहीं, पढ़े नहीं गए, पढ़े नहीं गए। मतलब भाषाएं ऐसी रही होंगी, लिपियां ऐसी रही होंगी जिसका ज्ञान अभी के मनुष्यों को, इतिहासकारों को नहीं था, नहीं है, इसलिए यहां से जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उन्हें पढ़ा नहीं गया। अब आते हैं यहां पर ऐतिहासिक काल में, तो फिर इतना जानेंगे आप कि यहां तो साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, और बड़े मजे की बात यह है लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। अच्छा, यहां मैं साध्य लिख दिया था, कोई बात नहीं, लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और इन्हें पढ़ा गया है, इन्हें पढ़ा गया है। किनको पढ़ा गया है? ऐतिहासिक काल में जो लिखित साक्ष्य मिले हैं इन्हें पढ़ा गया। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, फेमस एग्जाम्पल, जैसे अशोक का शिलालेख। ठीक है, अशोक का शिलालेख क्या दर्शाता है? अशोक का शिलालेख ये बताता है कि भैया ये अशोक का शिलालेख क्या है? एक साक्ष्य है। ठीक है, कैसा साक्ष्य है? लिखित साक्ष्य, यानी इस पे कुछ चीजें लिखी गई हैं। तो अशोक का शिलालेख जो है वो कैसा साक्ष्य है कि लिखित साक्ष्य है, इसको अब तक पढ़ा जा चुका है। ठीक है, इसको पढ़ा जा चुका है। ठीक है ना, इसको पढ़ा जा चुका है। कब पढ़ा गया इसको पढ़ा गया 1837 में। कब पढ़ा गया बच्चों? तो आप कहेंगे इसको 1837, 1837 में पढ़ा जा चुका है। तभी तो मैंने यहां लिखा कि भैया ऐतिहासिक काल में जो घटनाएं घटी हैं उनका जिक्र लिखित मिलता है, लिखित रिटर्न मिलता है, और कुछ साक्ष्य भी मिलते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं सबूत के तौर पे कुछ औजार, हथियार, सामग्री ये मिली है, और साथ ही लिखित साक्ष्य भी मिले गए हैं, और उन लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है, कौन पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, कौन पढ़ा है? बात आएगी तो जेम्स प्रिंसेप ने इसे क्या किया है? पढ़ा है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप एक इतिहासकार हुए, एक व्यक्ति हुए जिन्होंने क्या किया बच्चे? इस अशोक के शिलालेख को पढ़ा। ठीक है, तो ये रहा आपका इतिहास का प्रारंभिक डिवीजन। इस तरह से हम यानी प्राथमिक तौर से इतिहास को बांट सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आप लोग नोट करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे? इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद बारी बारी से हम क्या करेंगे? प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। इसमें पूरी हिस्ट्री जो है वो कवर हो जाएगी। ये इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। हम स्टेप बाय स्टेप करके हर एक चीजों को करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या होगा। अब हम यहां पर आगे ले लेते हैं
प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, किसको ले लेते हैं, प्रागैतिहासिक काल को, और इसके बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातों को जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। अब इस प्रागैतिहासिक काल को भी क्या किया गया, बांट दिया गया। प्रागैतिहासिक काल को भी क्या किया गया, बांटा गया। 1970 में बांटा गया, ठीक है, लॉर्टेट ने, ठीक है ना, लॉर्टेट ने इसको 1970 में, तो यहां लिख देते हैं कि इसको क्या किया गया, बांट दिया गया। कितने भागों में, 3 भागों में बांट दिया गया। कौन बांटा, तो लॉर्टेट। कौन बांटा, लॉर्टेट, ठीक है। कब बांटा, 1970 में, ठीक है। लॉर्टेट किसने, कितने सन में, लॉर्टेट ने इसे बांटा 1970 में 3 भागों में। किसको बांटा, प्रागैतिहासिक काल। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटने वाला कौन था, तो आपका जवाब आएगा लॉर्टेट ने 1970 में इसको 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। अब सिंपल हो जाएगा बिल्कुल। पहला भाग यहां लिख देते हैं, दूसरा भाग यहां लिख देते हैं, और तीसरा भाग यहां लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, पहले भाग को क्या बोलेंगे, पूरा पाषाण काल। क्या बोलेंगे, पूरा मतलब प्राचीन होता है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरे भाग को क्या बोलेंगे, मध्य पाषाण काल। दूसरे भाग को क्या बोला गया, मध्य पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर होता है, मध्य पाषाण काल। तीसरे को क्या बोला गया, तो आप बोलेंगे तीसरे को बोला गया नव, मतलब नया, आधुनिक या नया। तो ये हो जाएगा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। हम किसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल, जहां साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। हम उनकी बात करते हैं। उनको 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और किस में बांटा गया, और बांटा गया नव पाषाण काल में, ठीक है। अच्छा, चलिए इसको बोलते हैं। अब देखिए, पूरा है, पुराना है, तो ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, एरा भी बोल सकते हैं, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। इसको बोलते हैं मिडल स्टोन एज, मिडल स्टोन एज, ठीक है, एज। और इसको बोलते हैं मॉडर्न, न्यू, न्यू बोल दोगे, न्यू स्टोन एज, यानी यहां ये पत्थरों का नया युग है, ठीक है। नया युग ये मत समझना कि आधुनिक काल, ये आधुनिक काल नहीं, अभी हम प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का सबसे प्राचीनतम काल रहा। इस काल को हमने कितने भागों में बांटा, यहाँ 3 भागों में। लॉर्टेट के अनुसार 1970 में इसे 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब बात कर लेते हैं इसके समय सीमा की। तो अधिकतर जो मत रहा, जो अधिक से अधिक इतिहासकारों ने बताया, वो बताया अज्ञात समय से, इसका समय ज्ञात नहीं है, अज्ञात समय से, अज्ञात से लेके 10,000 BC ये टाइम पीरियड रहा इसका। हालांकि कहीं कहीं मिलता है इस अज्ञात को 30,000 BC, 30,000 BC से 10,000 BC तक माना जाता है। तो यदि आपके एग्जाम में अज्ञात समय न रहे तो आप 30,000 से 10,000 BC को टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है। या तो आपका रहेगा अज्ञात से 10,000 BC, या तो रहेगा 3,000 BC से 30,000 BC से 10,000 BC, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ 10,000 BC पे समाप्त हुआ है, तो यहाँ 10,000 BC से शुरू भी होगा। तो 10,000 BC, 10,000 BC यानी बैक क्राइस्ट, 10,000 BC से लेके कहां तक, तो आप सभी का जवाब आएगा 4,000 BC तक। 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक का जो टाइम पीरियड रहा, इसे मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो अज्ञात समय या 30,000 BC से लेके 10,000 BC तक का समय रहा, उसे किस नाम से जाना जाता है, पूरा पाषाण काल नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए 4,000 हो गया, तो 4,000 BC से लेकर 2500 BC तक का जो समय रहा, उसे किस समय के नाम से, नव पाषाण काल के समय के नाम से जानते हैं। नव पाषाण काल कब से कब तक होता है, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। आपका जवाब आएगा 4,000 BC से 2500 BC, ठीक है। मध्य पाषाण कब है, तो मध्य पाषाण 10,000 से लेके 4,000, यानी लगभग कितना, 6,000 साल ये चला, ठीक है। ये 30,000 से 10,000 यानी सबसे लंबा यही रहा 20,000 साल, ठीक है ना।
20,000 साल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। 20,000 साल ये रहा, और ये कितना रहा 4,2500 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1500 साल, ठीक है, 1500 साल। तो पूछा जाता है कि सबसे लंबा प्रागैतिहासिक काल में सबसे लंबा समय कौन सा रहा, तो आपका जवाब आएगा पूरा पाषाण काल सबसे लंबा रहा, क्योंकि उसे अज्ञात से 10,000 बीसी या 30,000 से 10,000 बीसी तक माना जाता है, ठीक है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम इसको इरेज करेंगे और हम शुरू करेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इन तीनों चीजों को कवर करेंगे और आज की क्लास यहीं तक सीमित रहेगी, तो जल्दी से आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें हैं हमारे पूरा पाषाण काल की, मुख्य बातें क्या हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण मतलब पत्थर होता है, पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल यानी ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या मुख्य सी घटनाएं घटी। तो सबसे पहली घटना इसमें जो घटी कि यहां पर जो व्यक्ति मतलब जो मानव थे वे पत्थरों का प्रयोग करना सीख गए, पत्थरों का प्रयोग। तो क्वेश्चन बनता है कि पत्थरों का प्रयोग कब शुरू किया गया, तो आपका जवाब आएगा पूरा पाषाण काल में पत्थरों का प्रयोग शुरू हुआ, ठीक है। अब जब पत्थर आ गए तो पत्थर से ये मारना भी शुरू करेंगे। तो मारने से मेरा मतलब है शिकार करना, ठीक है, शिकार करना। किनका शिकार करेंगे, जंगली जानवरों का, जंगली जानवरों का शिकार करना, ठीक है। कब से प्रारंभ हुआ, तो आपका जवाब आएगा पूरा पाषाण काल में जंगली जानवरों का शिकार करना शुरू हुआ, ठीक है। और यही वह समय है जब मानव ने क्या, आग की जानकारी प्राप्त की, आग की जानकारी, ठीक है। आग की जानकारी कब मिली, आग के बारे में कब जाना, तो वो कब जाना, पूरा पाषाण काल में ही आग के बारे में जाना, ठीक है। अब इसके अवशेष क्या है, कहां से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं कि पत्थर प्रयोग करते थे, इसका क्या सबूत मिला है, शिकार करते थे, इसका क्या सबूत मिला है, आग की जानकारी उन्हें थी, इसका सबूत मिला है। तो कुछ मुख्य स्थान है, जैसे एक सोहन नदी है, ठीक है, सिंधु की सहायक नदी है, और एक आपकी बेलन नदी है, ठीक है, बेलन नदी है। क्योंकि आपको पता है कि शुरुआत में जो भी जीवन संभव था, जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है, तो अधिकतर करके जो आबादी हुआ करती थी, जो जनसंख्या हुआ करती थी, वो नदी, तालाब, पोखर के किनारे ही वास करती थी, जहां उसे आसानी से पानी मिल जाए, ठीक है। ऐसे ही नर्मदा नदी से इसके क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी नदियां हैं। तो सोहन नदी, बेलन नदी, नर्मदा नदी के किनारे से इसके साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं कि पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड क्या था, जिसका टाइम पीरियड हमने आपको बताया 30,000 बीसी से 10,000 बीसी तक था। तो इस टाइम पीरियड के दौरान लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे, लोग शिकार करना जानते थे, लोग आग की जानकारी थी लोगों की। ये साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, कैसे पता चलता है, तो ये कहीं लिखित नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का भाग है, तो कोई लिखित सबूत इसका नहीं मिलता, लेकिन कुछ साक्ष्य मिलते हैं। सोहन नदी, बेलन नदी, नर्मदा नदी आदि नदियों के किनारे बसे इन लोगों ने कुछ अवशेष छोड़ दिए, तो यहां से अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है। बस इसमें से इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ चलते हैं। पूरा पाषाण में ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में कौन कौन सी चीजें घटित हुई थी। मध्य पाषाण काल, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, आप सभी कहेंगे मिडल स्टोन एज। क्या हो गया बच्चे, मिडल स्टोन एज, ठीक है। टाइम पीरियड बार बार हम लिखते चलेंगे ताकि आपको याद रहे। तो आप सभी का जवाब आएगा 10,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी। टाइम पीरियड बार बार लिखने से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहले क्या हुआ, तो यहां पर देखिए, यहां भी शिकार प्रारंभ हो गया, ठीक है। गुफा में रहता था, अच्छा, चलिए थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे हो गई है, ठीक है,
थोड़ी हाँ पत्थर का प्रयोग गुफा में रहता था, आग के बारे में जाना। ठीक है, देखिए मैंने पहले में बता दिया था कि शिकार करना लोग शुरू कर दिए थे। एक एक्चुअल में जो शिकार करना प्रारंभ हुआ था, ठीक है, उसमें आप लोग एक चीज ऐड कर लेंगे। किसमें ऐड कर लेंगे? जो अभी हमने पढ़ाया, पीछे जो हमने पढ़ाया पूरा पाषाण काल, उसमें एक पॉइंट आप नोट करेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं कि लोग गुफा में रहते थे। कहां रहते थे? गुफा में रहते थे। इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। कहां रहते थे? गुफा में रहते थे। अब बात आई शिकार की, तो मैंने पहले वाले में भी आपको बता दिया कि शिकार करते थे, ठीक है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि शिकार वास्तव में अच्छे ढंग से यदि करना शुरू हुआ या शिकार करते थे, इसका ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य कहां मिलता है? तो वो मध्य पाषाण काल में मिलता है। तो वही चीज मैं यहां पर बताऊंगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि आप चाहें तो पूरा पाषाण काल से आप उसको काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई थी, ठीक है, लेकिन अधिकतर शिकारी या अधिकतर शिकार कहां हुआ? मध्य पाषाण काल में हुआ। तो कंफ्यूज होने की आपकी कोई जरूरत नहीं, एक चीज आप ऐड कर लेंगे, गुफा में रहते थे। ठीक है, चलिए, तो मध्य पाषाण काल में सबसे पहला चीज मैंने बोला था कि वहां लास्ट में शिकार की शुरुआत हुई थी, तो यहां आके शिकार का बिल्कुल अच्छी तरह से वो क्या कर दिए? शिकार करना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, शिकार करना प्रारंभ किए कहां? मध्य पाषाण काल में। और क्या हो गया भैया? तीर शिकार पत्थर से वहां करते थे, यहां तीर कमान के बारे में जान गए। तीर कमान, ठीक है ना, तीर कमान की जानकारी हुई और वो क्या करने लगे? तीर कमान से जानवरों का शिकार करने लगे। ठीक है, पहले कोई रहा होगा जिसने तीर मारा होगा किसी को और वो गिर गया होगा। ठीक है, तीर कमान का आविष्कार आप यहां लिख सकते हैं, तीर कमान का आविष्कार। ठीक है, तीर कमान का आविष्कार कहां हुआ? कब हुआ? आप कहेंगे सर मध्य पाषाण काल में तीर कमान का आविष्कार हुआ। और यहीं पर चीजें और हुई कि भैया पशुपालन शुरू हुआ। क्या शुरू हो गया? पशुपालन की शुरुआत। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बता रहा हूं, शुरुआत हुआ। ठीक है, पशुपालन की शुरुआत कब हुई? मध्य पाषाण काल में। तो फिर बात आती है कि सबसे पहला पालतू पशु कौन था? पालतू पशु, तो आपका जवाब आएगा कुकुर। क्या जवाब आएगा? कुत्ता। ठीक है, अब बात आती है दूसरा कौन था? तो दूसरा, यानी ये पहला क्या हो गया बच्चे? कुत्ता हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा? बिल्ली मत बोल देना, दूसरा क्या हो जाएगा? घोड़ा। यानी सबसे पहले लोगों ने कुत्ते को पालना सीखा, क्योंकि उस समय लोग जंगल में रहा करते थे, जंगली जानवरों से उनको खतरा हुआ करता था, तो जंगली जानवरों से बचाव के लिए वे कुत्ता पालना सीख गए, ताकि कुत्ता क्या करते हैं? कुत्ता जंगली जानवरों को भौंक कर भगा दे, या जब कोई खतरनाक जंगली जानवर आए तो भौंकने पर लोग सचेत हो जाएं। तो मिला जुला के यहां पर पहला पालतू पशु क्या हुआ? कुत्ता हुआ, और कुत्ते को सुरक्षा की दृष्टि से पाला गया। ठीक है, अब बात यह है कि साक्ष्य कहां से मिलते हैं? पशुपालन शुरू किया था, इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? आप सभी का जवाब आएगा आदमगढ़ से मिलते हैं। कहां से मिलते? आजमगढ़ नहीं, आदमगढ़ से मिलते हैं। आदमगढ़ कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। यहीं से साक्ष्य मिले। ठीक है, आदमगढ़ से क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? कि भैया मध्य पाषाण काल के जो लोग हुआ करते थे वे पशुपालन करते थे, और सबसे पहला पालतू पशु जो हुआ वो क्या हो गया आपका? आप सभी बच्चों का जवाब आएगा वो क्या था? कुत्ता था। ठीक है, क्या था? कुत्ता था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये चीजें हो गई, अब हम चलेंगे नवपाषाण काल की तरफ। ठीक है, कहां चलेंगे? नवपाषाण काल, जिसका आप बताएंगे सभी बच्चे कि इस नवपाषाण काल का टाइम पीरियड क्या रहा। सभी बच्चों से हम जवाब चाहते हैं। चलिए, आप सभी कहेंगे नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल, तो इसका टाइम पीरियड क्या था? नवपाषाण काल को बोलते हैं न्यू। ठीक है, न्यू स्टोन एज। क्या बोलते हैं? न्यू स्टोन एज। इसका जो टाइम पीरियड रहा ये 4000 बीसी से लेकर 4000 बीसी से कितना? 2500 बीसी। 4000 बीसी से 2500 बीसी इसका टाइम पीरियड रहा। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या मुख्य घटनाएं घटी। तो इसमें सबसे पहली चीज हुई कि भैया लोगों ने कृषि करना सीखा, कृषि पर लोग आधारित होने लगे, उस पे निर्भर होने लगे। पूजा प्रारंभ किया, यानी कृषि और पूजा प्रारंभ किया। ठीक है ना, पूजा प्रारंभ किया, यानी धीरे धीरे मानव सभ्य हो रहा था।
ठीक है, पूजा प्रारंभ किया। अब चलते हैं आगे बढ़ चलते हैं और कौन से काम हुए, तो भैया अब पत्थर को छोड़ दिया गया, हड्डियों से बने हथियार, ठीक है ना, हड्डियों से बने यानी जीवों को मारते थे और उनसे जो हड्डियां होती थी उससे ये हथियार बनाते थे, हड्डियों से बने हथियार, हड्डियों से बने हथियार, ठीक है ना, हथियार। इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो इसके साक्ष्य बिहार से मिलते हैं। साक्ष्य कहां से मिलते हैं, साक्ष्य आपका मिलता है बिहार से, यानी हड्डियों से बना औजार या हथियार प्रयोग करते थे, इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, आप सभी बताएंगे बिहार से प्राप्त हुआ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसी एज में पहिए का आविष्कार हुआ, इसी एज में पहिए का आविष्कार हुआ। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से काल में पहिए का आविष्कार हुआ, आप सभी का जवाब आएगा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, जिसका टाइम पीरियड 4000 बीसी से 2500 बीसी मान्य है, ठीक है। चलिए कृषि की बात करें कि कृषि के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, कृषि के साक्ष्य आपको मिलते हैं, कृषि साक्ष्य कहां से मिलता है, यानी कहां से ये पता चलता है कि कृषि करते हैं, मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़, मेहरगढ़ से किसके साक्ष्य मिलते हैं, किसके साक्ष्य मिलते हैं, किसके, कृषि के, ठीक है। ये अब कहां पड़ता है, तो अब ये पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है, कहां पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और पहले कौन से फसल बोई गई, तो सबसे पहले जौ बोया गया, ठीक है, और इसके बाद किसकी खेती की गई, गेहूं की खेती की गई। तो याद रखिएगा सबसे पहले जौ बोया, यानी सबसे पहले कृषि के लिए प्रयोग किया जाने वाला फसल कौन सा था, जौ का सबसे पहले खेती किया गया, बाद में गेहूं का, ठीक है। तो पूछा जाता है कि जौ तथा गेहूं के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो आपका जवाब आएगा मेहरगढ़, जो अब कहां है, पाकिस्तान में, ठीक है। अब धान की खेती के भी साक्ष्य मिलेंगे, आप लिखते चलेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। धान की खेती, यहाँ कृषि हो गया, तो कृषि में किसकी किसकी खेती होती थी, तो धान की खेती के साक्ष्य, धान की खेती के साक्ष्य, खेती के साक्ष्य, तो धान की खेती के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो आप कहेंगे कोल्डिहवा, कहां पड़ता है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, कहां से, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा कहां पड़ता है इस समय, ये प्रयागराज, जिसका पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है। तो कहेंगे भैया धान की खेती का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो धान की खेती का साक्ष्य आपका मिलता है कहां से, कोल्डिहवा, प्रयागराज, ठीक है। अब क्या है, और क्या चीजें इसमें हुई, तो तांबे की खोज भी इसी में हुई, तांबे की खोज, तांबे की खोज। अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि सर ने पहले बताया था कि प्रागैतिहासिक काल में साक्ष्य तो मिलते हैं पर लिखित नहीं मिलते हैं, तो ये सारे चीजें मिली हैं, ठीक है ना। जैसे तांबा मिला है, तांबा मिला है, और ये मिला है कि धान की खेती किया करते थे सब, पहिए का आविष्कार, यानी उस समय पहिए के अवशेष मिले होंगे, ठीक है ना। और उस समय जीवों के अवशेष में कुत्ता का मिला होगा, तब तो लोग कुत्ता पालना सीखे होंगे। तो ये कुछ मुख्य बातें थी, ठीक है, जो कि कहां, प्रागैतिहासिक काल के तीनों सेक्टर में हमने बांटा, ठीक है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।